जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। आप बच्चों के लिए हमने एक फ्री कैश कोर्स स्टार्ट करा था जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू एग्जाम के लिए। आज उसका 4th डे है और आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के एमसीक्यूज प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारे भारत के संविधान में इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आपको नहीं बतानी है तो अगर आपको सभी फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं तो कौन सी नहीं है वो आप इजीली बता सकते हो। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक डाल दे रहा हूं, आप उस वीडियो को पहले देख लो। 12-13 मिनट की वीडियो है, फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी आपका क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने कहीं और से पढ़ा तो आप डायरेक्टली एमसीक्यूज देख सकते हो। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज का थोड़ा एक ना बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे, फिर आपको टाइमलाइन के साथ चीजें समझ आ जाएंगी। पहला कंसेप्ट ये है कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में नहीं बोला गया। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स में हुआ 1950 में तो फंडामेंटल ड्यूटीज वहां पर नहीं थी। इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। तो कौन सी अमेंडमेंट है, किस टाइम पे आई, पहले उसको समझते हैं। 1975 1977 का टाइम आप सबको पता होगा, ये इमरजेंसी का टाइम था। इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, वो भी इंटरनल इमरजेंसी हुई थी। आपको पता पंजाब में रॉयट्स जो हुए थे उसके रिलेटेड। इस इंटरनल इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, उस कमेटी का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम था, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह कमेटी अपनी रिकमेंडेशन में बोलती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो क्या करनी चाहिए, लानी चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए हर एक सिटीजन, स्पेशली सिटीजन की बात हो रही है, हर एक सिटीजन की कुछ ड्यूटीज होनी चाहिए टुवर्ड्स देयर नेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने नेशनल फ्लैग की, नेशनल आइडियल्स की, उनको चेरिश करना, उसके बाद साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया और 42nd अमेंडमेंट होती है। कौन सी अमेंडमेंट होती है, 42nd अमेंडमेंट होती है 1976 में। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया जाता है। और कहां पर ऐड किया जाता है, पार्ट 4th ए में। कहां पर, पार्ट 4th ए में। कल हमने पढ़ा था पार्ट 4th किसके साथ डील करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ, और पार्ट 4th ए में हमें किसको डाल दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए। ये भी आपने याद रखना, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 ए में। आई होप आपको टाइमलाइन समझ आ गई। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐड कितनी की गई थी, 42nd अमेंडमेंट से 10 ऐड की गई थी। ध्यान से सुनना, एक ऐड करी गई 86th अमेंडमेंट से। कौन सी अमेंडमेंट से, 86th अमेंडमेंट से एक और ऐड करी गई, और टोटल कितनी है, 11। टोटल कितनी है, 11। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई। अब आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, टू वोट इन जनरल इलेक्शन। इलेक्शन में वोट करना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना, ये भी है। कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना, ये भी है। बट वोट करना जनरल इलेक्शन में कोई फंडामेंटल ड्यूटी हमारी नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एमसीक्यूज में स्विच करने का कोई फायदा नहीं है। आप लेक्चर देखो, उसके बाद आओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। अगर आपने कहीं से पढ़ा, अगर आपको क्वेश्चन निकल रहे हैं तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कमेटी और कमीशन हैड रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दी थी, इनमें से कौन सी कमेटी ने दी थी, पुंची कमीशन है, राजमन्नाथ कमेटी ने, सरकारिया कमीशन है, और स्वर्ण सिंह कमेटी। वी हैव ऑलरेडी सीन स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो ऊपर कमीशन है, कमेटी है सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, 86, 100, 44 और 85th। मैंने आपको बताया 86 अमेंडमेंट जो हुई थी 2002 में, पहले आप ईयर याद कर लो, 2002 में 86 अमेंडमेंट हुई थी। उस अमेंडमेंट में क्या बोला गया था कि एक और फंडामेंटल ड्यूटी, जो ऑलरेडी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी। अब इस फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बोला गया था कि एजुकेशन, जो पेरेंट्स है ना, उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को, ध्यान से सुना, अपने, ये पेरेंट्स की फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्होंने क्या करना है, अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी है एजुकेशन के लिए। कौन से बच्चे, जो 6 से 14 साल के बीच में। ठीक है, तो पेरेंट्स की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को वो एजुकेशन दिलवाएं। तो ये 86 अमेंडमेंट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमने कहां से लिए हैं, कौन सी कंट्री से लिए हुए हैं। ठीक है, फ्रांस से, कनाडा से, यूएसएसआर से और ब्रिटेन से।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया है। कहां से लिया है? यूएसएसआर से। देखो अब आप बोल रहे हो सर यूएसएसआर कौन सी कंट्री है? देखो ये बात है 1976 की, ठीक है, 75-76 की। उस टाइम में क्या होता था, यूएसएसआर एक सोवियत संघ होता था, इसमें 15 कंट्रीज आती थी। एट प्रेजेंट आज की 15 कंट्रीज आती थी यूएसएसआर में, ठीक है। और बट 1991 में ये यूएसएसआर टूट गया और अब ये 15 कंट्रीज अलग हो गई। उसमें सबसे मेजर कंट्री कौन सी है? रशिया। तो रशिया को माना जाता है यूएसएसआर का, जो अभी जो यूएसएसआर को होल्ड कर रहा है मेजर, वो कौन है? रशिया। तो आपने याद रखना है ऑप्शन में अगर यूएसएसआर नहीं हो तो रशिया होगा, ठीक है। मैक्सिमम चांस है यूएसएसआर होगा, क्योंकि जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई थी तब यूएसएसआर ही बोला जाता था, तब रशिया नहीं था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन से साल में फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? 77 में, 1978 में, 1979 में या 1976? तो ये आपका आंसर है। 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को डाला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following articles of Indian Constitution contains provisions regarding fundamental duties? तो कौन सा आर्टिकल है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया? आर्टिकल 31A, 61, 55 और 51A। वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। आर्टिकल 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया। देखो एक बार अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है ना, फिर क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होती। हम क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कई बार डायरेक्ट एमसीक्यूज में स्विच कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक बार तो आपने पढ़ा होना चाहिए वो, उसके बाद जितने ज्यादा आप एमसीक्यू लगाओगे उतनी आपकी रिवीजन होती रहेगी। प्लस अगर कोई एडिशनल कोई लेक्चर में कोई चीज छूट जाती है तो वो एमसीक्यूज में कवर कर दी जाती है। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज पे आ गए हो तो उससे भी इतनी हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इनकॉर्पोरेट की गई थी? नरसिम्हा राव, चरण सिंह, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री? तो इंदिरा गांधी जी थी, आपको पता है, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव द फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से कौन सी कंट्री है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? रशिया, इंडिया, जापान या जर्मनी, ठीक है। जिसमें नहीं है वो बताना है, नहीं है, डज नॉट हैव, ठीक है। रशिया में तो है भाई, ये तो तुम्हें पता है क्योंकि रशिया से ही तो हमने ली है। इंडिया में भी है, आप इंडिया की तो रहते हो, इंडिया की पढ़ रहे हो। अब जापान और जर्मनी में टसल है, ठीक है। अब सोचते हैं इनमें से क्या हो सकता है। देखो दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, पहली बात, दोनों में डेमोक्रेसी है, ठीक है, दोनों में इलेक्शन होते हैं, दोनों डेमोक्रेसी है। बट ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है ना, ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है। बट इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने रशिया से लिया, रशिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, बट फिर भी इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया। अब जापान और जर्मनी दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। अब हमें बताना है कि इन दोनों में से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए याद कर लो, जापान इज द ओनली कंट्री, ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इंडिया को छोड़ के। इंडिया को छोड़ के एक जापान ही ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, बाकी किसी में नहीं है। इसका मतलब जर्मनी आ जाए, फ्रांस आ जाए, यूएसए आ जाए, यूके आ जाए, इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो इसका आंसर आता है जर्मनी। किसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है? जर्मनी में नहीं है, क्योंकि रशिया में तो है, इंडिया में भी है, और जापान भी डेमोक्रेसी होने के बावजूद जापान में भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4 ए। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमने आप समझ लिया हुआ कंसेप्ट, तो क्वेश्चन जैसा भी आए हम इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू? फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए? सिटीजन के लिए, फॉरनर्स के लिए, बोथ सिटीजन है, फॉरनर के, नन ऑफ अबव? देखो फंडामेंटल ड्यूटीज कन्फाइंड है सिर्फ सिटीजन के लिए, ठीक है। सिटीजन्स को फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा, ये सिटीजन्स के लिए है, ना कि फॉरनर्स के लिए। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। Which of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as a fundamental duty? ठीक है, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन सी नहीं है? हमें बताने की कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोली गई हैं। टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने कंट्री को डिफेंड करना है और नेशनल सर्विसेज के लिए आना है जब भी हमें बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वॉर वाली सिचुएशन हो जाती है और गवर्नमेंट बोलती है कि यंगस्टर को आना पड़ेगा, वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, तो हम अपनी कंट्री को डिफेंड करें। टू पे इनकम टैक्स, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। मैं आपको एक चीज यहां पर समझा देता हूं। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि इनकम टैक्स पे करने को एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाना चाहिए, रिकमेंड किया था, बट फाइनली इसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। तो इनकम टैक्स पे करना, टैक्स पे करना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपने याद रखना है।
टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, बिल्कुल अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारी क्या है, एक फंडामेंटल ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना और वायलेंस को नहीं होने देना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, सी और डी। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, मतलब 1, 3 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। देखो ए, सी और डी मतलब 1, 3 और 4 है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्मा कमेटी इज रिलेटेड टू, सर आपने तो स्वर्ण सिंह कमेटी पढ़ाया था, ये वर्मा कमेटी कहां से आ गई? देखो इसकी टाइमलाइन देखो, 1999। देखो हुआ क्या, स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो रिकमेंड करा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई। अब उसके बाद देखना था कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के बेसिस में, कुछ लीगल प्रोविजन बनाए जा रहे हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज में बोला गया कि हमें अपनी नेशनल आइडियल्स की प्रोटेक्ट करनी है, नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या उसके लिए कोई लॉ बनाया जा रहा है कि अगर कोई नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ ये होगा? तो बिल्कुल लॉज बनाए गए। जैसे हमारा इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट है, तो उसमें अगर हम कुछ भी करते हैं ऐसा जो हमारे नेशनल ऑनर या नेशनल डिग्निटी के अगेंस्ट जाता है तो हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये वर्मा कमेटी इसको देखने के लिए आई थी। तो वर्मा कमेटी भी बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, फंडामेंटल ड्यूटी से ही एसोसिएटेड। और ये कब आई थी, 1999 में। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग amendments added the fundamental duties as per the recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी? सिंपल क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 जो है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने ऐड करा था। एक और चीज ना, मैं आपको स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में यहीं पे समझा देता हूं। देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 3 चीजें ऐसी बोली थी जो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं मानी। पहली, आपको मैंने बता दिया, टैक्स पे करने को एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाओ, ठीक है, इन्होंने बोला था बट हमने नहीं मानी। दूसरा, इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई पर्सन फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने चाहिए उनको पनिश करने के लिए, ठीक है, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए उनके लिए, ठीक है, लॉज होने चाहिए, स्ट्रिंजेंट लॉ होने चाहिए पनिशमेंट के लिए। बट ऐसा नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली बाइंडिंग नहीं है। और थर्ड, ये बोला गया था कि अगर सपोज करो पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी फंडामेंटल ड्यूटी को हैम्पर कर दिया, मैंने उसको फॉलो नहीं करा और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है कि मेरे को 5 साल की सजा होगी, ठीक है, 5 साल की सजा होगी। अब मैं किसी कोर्ट में नहीं जा पाऊं, ठीक है, मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकता, मतलब कोई भी कोर्ट मुझे छुड़ा नहीं सकता उस पार्लियामेंट के लॉ से। तो ऐसा थोड़ी है, अगर इन केस कोई फंडामेंटल ड्यूटी को आप फॉलो नहीं करते, पहली बात तो पार्लियामेंट का कोई ऐसा लॉ नहीं है, और अगर लॉ है भी, जैसे कुछ इंसल्ट टू ऑनर वाले लॉ हैं, आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड करा था। तो ये अगर एग्जामिनर को बहुत टफ बनाना हो तभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन डेप्थ क्वेश्चन है बट आपको आने चाहिए। सिंपली ये याद रखना, टैक्स पे करना स्वर्ण सिंह ने रिकमेंड करा था। स्वर्ण सिंह ने 8 रिकमेंडेशन दी थी, याद रखना, गवर्नमेंट ने 10 की इसको, और जो टैक्स पे करने वाली रिकमेंडेशन थी वो गवर्नमेंट ने नहीं मानी थी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर बोला गया? फंडामेंटल ड्यूटी में, बिल्कुल फंडामेंटल ड्यूटी में है। डीपीएसपी में भी मैंने आपको कल बताया था, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को आर्टिकल 48 में बोला गया है उसको प्रोटेक्ट करना, तो 48A में है आई थिंक, तो वो भी डीपीएसपी भी है। और 7 शेड्यूल में भी है। 7 शेड्यूल क्या होता है? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 10 शेड्यूल में, इनिशियली जो है 8 शेड्यूल था, अब 12 शेड्यूल है टोटल, तो 12 शेड्यूल में डिवाइड करा गया। उसमें जो 7 शेड्यूल है ना, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट आती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक आती है फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट जिसे आप कहते हो, और एक आती है कंकरेंट लिस्ट, एक आती है कंकरेंट लिस्ट। 3 लिस्ट हैं। इसका क्या मतलब है? यूनियन लिस्ट में वो लॉज हैं जहां पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है, वो चीजें लिखी गई हैं। स्टेट में जो लिखा गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। अब 7 शेड्यूल में भी वाइल्ड लाइफ के बारे में लिखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। बट आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि ये जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन है ये कौन सी लिस्ट में आती है? यूनियन लिस्ट में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है? देखो पहले ये किसी और लिस्ट में आती थी, आपको मैं हिंट भी दे देता हूं, पहले ये किसी और लिस्ट में आती थी, बट 42nd अमेंडमेंट में इसको उठा के किसी और लिस्ट में कर दिया। इसके साथ साथ 2-3 चीजों और को किया था, जैसे एजुकेशन को कर दिया था, हेल्थ को कर दिया था। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कौन सी लिस्ट में आती है 7 शेड्यूल में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करना। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग। देखो हमारा ये फ्री इनिशिएटिव है, हम चाहते हैं हर पर्सन तक जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने महंगे कोर्सेज लेना, तो वो यहाँ से पढ़ें और इस कंटेंट को देखें। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें, वहां से आपको क्या फायदा होगा? पहले तो पीडीएफ मिल जाती है, डेली न्यूज़पेपर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ने के लिए वहां पर मिलता है, एमसीक्यूज वहां पर देते रहते हैं, मॉक एज अ टेस्ट आपके होते रहते हैं, वो भी आपको मिलेगा। प्लस कोई भी एक सुबह आपको मॉर्निंग में टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आज मॉर्निंग में आपको एक टारगेट दिया गया था
या आपने फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ना है, तो शाम को उसका एमसीक्यू हो गया, तो आपकी रिवीजन होगी 2 बार। इसीलिए हमने टेलीग्राम ग्रुप रखा है, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेकंड थिंग इज इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें, वहां पर करंट रेगुलर आपका आता रहता है। और अगर आपका करंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपके सिलेबस में मेंशन है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो वो भी आपको कवर होता रहेगा। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक करंट की मैराथन सेशन लाने वाला हूं, जो 1 साल या 6 महीने के जो भी एग्जाम्स के रिलेटेड करंट हैं जो पूछे जाते हैं उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।